नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय नंबर 4 की तरफ, जिसका नाम है स्वर्णिम भारत आरंभ से 1206 ईस्वी तक। इस पूरे के पूरे अध्याय में अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि साहब किस प्रकार भारत बना, भारत का स्वर्णिम काल, स्वर्णिम युग जो था वो कैसे था, उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार थी। हमने शुरुआत करी थी महाजनपद काल से। हमने देखा कि साहब 16 महाजनपद थे, उनमें से एक जनपद जो है वो अपने आप को और ताकतवर बनाता है और वो था मगध, जो अपने आप में आने वाले समय में एक साम्राज्य बनने वाला था। फिर हमने ये देखा कि साहब मगध साम्राज्य कैसे बना, उसके अंदर कौन कौन से राजवंश जो थे उनका बड़ा योगदान था। हमने चर्चा करी मौर्य वंश की, हमने बात करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, फिर हम अशोक तक ले गए। पर अशोक के बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो अपने आप में कमजोर निकले और बृहद्रथ के समय पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार शुंग वंश के पुष्यभूति हमें देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो किस तरीके से ताकत को अपने स्थापित करते हैं और बृहद्रथ को हटाकर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। फिर हमने अन्य राजवंशों के बारे में एक के बाद एक चर्चा करी थी। आखिरी यानी लास्ट वाले पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने चर्चा करी थी अंत में वर्धन वंश की। पर हम यहां पर एक प्रश्न उठता है कि इस सारे के सारे राजवंशों के दौरान क्या कोई बाहरी आक्रमण हो रहा था? तो हम इस पूरे के पूरे पार्ट में चर्चा करेंगे बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण की तरफ, कि साहब विदेशों से ऐसा आक्रमण क्यों हो रहा था, कौन कौन से आक्रमण करता थे और वो भारत के अंदर किस प्रकार ही पूरी तरीके से जुड़ गए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं। बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं से हिंदुकुश पर्वत को पार करके अनेक विदेशी जातियों ने आक्रमण किया, जिनमें यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण जो थे वो पूर्णतः प्रमुख थे। अब मैं यहां पर आपको एक भारत का मैप बनाकर थोड़ा इंपॉर्टेंट तौर पर समझाने की कोशिश करता हूं कि साहब ऐसी भौगोलिक स्थितियां क्या थी। अब ये वाला जो पार्ट है वो अपने आप में भारत की भौगोलिक सीमा को बताता है। विदेशों के अंदर कौन? तो साहब यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण। मुख्य तौर पर यहां पर बात हो रही है कहां के? मध्य एशिया वाले क्षेत्र की। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है सब हिंदू कुश की पहाड़ियों को पूर्णतः पार करके मध्य एशिया से काफी सारे आक्रांता जो है वो भारत आते हैं, जिनके यहाँ पर हमने चर्चा करी। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सारे के सारे आक्रांता आते हैं, भारत के कुछ क्षेत्र के कब्जा भी करते हैं, लेकिन बाद में स्थितियां राजवंश के तौर पर परिवर्तित होती रहती है। कुछ ऐसे आक्रांता है जो पूर्णतः उनका भारत के अंदर आत्मसातीकरण हो गया, वो भारत से पूर्णतः जुड़ गए। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिनके बारे में बात करेंगे वो है शक। शक या सीथियन मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। लगभग 165 ईसा पूर्व में यह कबीला यूची नाम से और अन्य कबीले द्वारा मध्य एशिया से खदेड़ दिया गया था। इनसे आगे बढ़ते हुए बैक्ट्रिया, साथ साथ में पार्थिया आदि पर आक्रमण पूर्णतः इन्होंने किया। यानी ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है जिनके हम जो शक की बात कर रहे हैं, ये कबीला था जिसे यूची के नाम से जानते थे। कबीले का नाम था यूची, ट्राइब जो था उसका नाम था यूची। हम साथ साथ देखेंगे कि भारत में शक शासकों की भारत में दो बड़ी शाखाएं हुई। एक हुई साहब उत्तरी क्षत्रप कहलाने लगे, जो कि तक्षशिला एवं मथुरा वाले क्षेत्र के अंदर अपने राज्य को स्थापित किया, और दूसरे थे साहब पश्चिमी क्षत्रप कहलाते थे, जो नासिक एवं उज्जैन के थे, और उस पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर उन्होंने अपना राज्य जो है पूर्णतः स्थापित किया। शक के बाद हम देखेंगे और चर्चा करेंगे हुणों के बारे में। हुण की अगर हम बात करते हैं तो वे भी मध्य एशिया के निवासी थे, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमाओं में भारत में प्रवेश किया। तोरमान हुणों का प्रथम शासक था, जो कि भारत के मध्यवर्ती भागों तक बढ़ गया था। इसने पंजाब, राजपुताना, सिंध व मालवा पर अधिकार करके महाराजाधिराज की उपाधि ली थी। यानी आप देख रहे हो कि किस प्रकार भारत की संस्कृति के अंदर जो है वो बाहरी जो आक्रमण हुआ, आक्रमणकर्ता जो थे वो भी पूर्णतः जुड़ गए, और इन क्षेत्रों के ऊपर जहां पर मैंने चर्चा करी, चाहे पंजाब हो चाहे राजपुताना वाला भाग हो, उन पर पूरी तरीके से आक्रमण करके उनके ऊपर कब्जा करके उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि को पूर्णतः धारण किया। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है कुषाण। कुषाण यूची जाति के शकों को पूर्णतः परास्त कर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। यूची जाति ने शकों पर को परास्त कर पूर्णतः बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। साथ साथ में यूची के स्थान पर कुषाण शब्द का प्रयोग होना यहां पर चालू हो गया। अब कुषाण जो है वो यूची शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए अब कुषाणों का शब्द, कुषाण शब्द जो है वो पूर्णतः स्थापित हुआ। अब मैं कुषाणों की अगर मैं बात करूं ना, तो एक बात यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलती है कि भारत में जो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, शुरुआत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का जो सबसे बड़ा योगदान जाता है वो कुषाणों को ही जाता है, जिसके पहले राजा होंगे सब कुजुल कैडफिसिस। कुजुल कैडफिसिस की अगर मैं बात करता हूं तो 15 ईस्वी से लेकर 65 ईस्वी तक का समय जो है वो कुजुल कैडफिसिस का था। भारत में कुषाण राज की स्थापना का श्रेय जो है वो कुजुल कैडफिसिस को जाता है। अब उसने अपनी सत्ता काबुल और कंधार में स्थापित करी, इसमें वैदिक धर्म को अंगीकार किया, और इसने सिक्के बड़ी संख्या में कराए। इनके सारे के सारे सिक्के जो है हमें देखने को मिलते हैं तक्षशिला से पूर्णतः प्राप्त है। दूसरे राजा हमें देखने को मिलते हैं वम कैडफिसिस या फिर विम कैडफिसिस भी कहा जाता है। 65 ईस्वी के अंदर कुजुल की मृत्यु के बाद उसका पुत्र वम कैडफिसिस या फिर जिसे विम कैडफिसिस भी कहते हैं, जिसे कैडफिसिस द्वितीय कहते हैं, वो कुषाणों का राजा बन गया।
इतनी बड़ी मात्रा के अंदर सोने व तांबे के सिक्के यहां पर चलाए और वह शैव धर्म से पूर्णतः प्रभावित था। यानी सोने और चांदी के सिक्के बड़े स्तर पर चलाने का जो योगदान है वो पूर्णतः कैडफिसिस को जाता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तीसरे हमें देखने को मिलता है कनिष्क। पर इन सभी राजाओं के अंदर जो सबसे प्रमुख राजा के तौर पर देखा जाए कुषाण वंश के, तो कनिष्क थे। अब यहां पर एक और बात आपको इंटरेस्टिंग तौर पर बताता हूं। अगर मैं कुषाण शासकों की बात करूं तो ये पूर्णतः अपने आप को दैविक बताने की कोशिश किया करते थे। यानी जो मैं एक ये बात बताता हूं कि किस प्रकार राजा जो है वो अपने आप को धर्म से जोड़ते थे या वो अपने आप को देवों की तरह बताते थे। ये सारी की सारी पद्धति जो है वो चीन से शुरू हुई थी। चीन के जो राजा थे वो अपने आप को स्वर्गपुत्र बताते थे और कुषाण के राजाओं ने भी इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए जिससे प्रजा के अंदर जो आत्मविश्वास है उनको लेकर, जो विश्वास है पूर्णता लेकर, वो और ज्यादा बढ़ सके, अपने आप को दैवीय पुत्र बताना शुरू किया। कनिष्क की अगर मैं बात करता हूं तो कुषाणों के सबसे महान राजाओं में से एक है और जिसने अपना या कुषाण पूरी की पूरी जो राजवंश था उसका स्थापना क्या कहूंगा, सब विस्तार कहूंगा, दूर दराज के क्षेत्रों में करी, तो कनिष्क को पूर्णतः श्रेय जाता है। कनिष्क कुषाण राजाओं में सबसे ज्यादा महान शासक था। कनिष्क की शक संवत 78 ईस्वी को प्रारंभ करने वाला था और यह कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि है। यानी साहब शक संवत जो है वो कब स्थापित हुआ, मतलब कब शुरुआत हुई, तो 78 ईस्वी के अंदर। स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन, तो अपने को याद रखना है कनिष्क का नाम। मौर्य सम्राट अशोक के पश्चात कनिष्क ही बौद्ध धर्म का सबसे प्रबल जो समर्थक है हमें देखने को मिलता है और इसके समय पर हमें देखने को मिलता है कि बौद्ध धर्म की बड़ी संगोष्ठी भी यहां पर हुई। यह भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। कनिष्क ने कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति को जो था पूर्णतः आयोजन करवाया। यह सब पार्श्व की सलाहकार पर पूर्णतः बुलाई गई, जिसके अध्यक्ष थे वासुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष जैसे बड़े विद्वान जो है वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तौर पर करेंगे। तो 4 बौद्ध संगतियां जो हमें देखने को मिलती है उसमें से जो एक बौद्ध संगति थी वो पूर्णतः कनिष्क के कार्यकाल के अंदर ही हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति का एक महत्वपूर्ण परिणाम जो है वो ये हुआ कि साहब बौद्ध धर्म जो था वो पूर्णतः 2 हिस्सों के अंदर बंट गया और वो थे साहब हीनयान और साथ साथ में महायान। इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको पिछले चैप्टर्स के अंदर पूर्णतः बता ही चुका हूं। सब हीनयान के अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसी परंपरा है जिसके अंदर मूर्ति पूजा का पूर्णतः विरोध देखने को मिलता है। महायान के अंदर मूर्ति पूजा के पूर्णतः समर्थक है। हीनयान के अंदर गौतम बुद्ध को एक सिद्ध व्यक्ति, एक प्रबुद्ध व्यक्ति के तौर पर देखा जाता है, पर महायान के अंदर गौतम बुद्ध को भगवान के तौर पर माना जाता है। तो ये दो बड़े हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं, दो बड़े डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। कृष्ण ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजधर्म के रूप में जो है पूर्णतः मान्यता दी। महायान शाखा को पूर्णतः राजधर्म के रूप में जो है मान्यता दी। अब दरबार के अंदर भी काफी सारे लोग रहे होंगे, तो सब कनिष्क के दरबार में वासुमित्र, अश्वघोष, साथ साथ में अश्वघोष वो व्यक्ति जिसने बुद्धचरित लिखी, सौदरानंद लिखी, सार्यपुत्र प्रकरण के लेखक थे, जैसे बौद्ध विचारक शून्यवाद और सापेक्षवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, और तथा आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता जिन्हें चरक ऋषि कहा जाता है, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, वो पूर्णतः इसके दरबारी के तौर पर निवास किया करते थे। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर एक नामक जो है नगर बसाया। पर यहां पर प्रश्न उठता है कि जब ये बाहरी आक्रांता थे तो पूर्णतः भारत की संस्कृति और समाज के अंदर कैसे जुड़ गए। देखो, भारत की संस्कृति और समाज की अगर मैं बात करता हूं तो वो बात होती है किसकी, वो बात होती है पूर्णतः वसुधैव कुटुंबकम की। वो बात होती है साहब बहुजन हिताय की। तो भारत की संस्कृति, भारत की धरा, भारत का समाज ऐसा है जो अपने आप में सबको साथ में ले लेता है। साहब ये पूरी की पूरी बात जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है आत्मसातीकरण, कि साहब किस प्रकार पूरे के पूरे बाहर से लोग जो आए थे वो भी भारत की संस्कृति के अंदर लीन हो गए। कैसे देखा हमने, जो बाहर से आक्रांता आए थे उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली, भारत के जो प्रमुख धर्म थे, जो संस्कृति थी, उसको पूर्णतः अपनाया। इसके बारे में चर्चा करते हैं। शक, हुण, कुषाण और मंगोल और तुर्क भी यहाँ न्यूनाधिकार समय तक शासन करते थे। इस प्रकार भारतीय संस्कृति विदेशी तत्वों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया, विदेशी तत्वों को पूर्णतः आत्मसात कर लिया। जातियों को शामिल करने के अतिरिक्त भारतीयों ने दूसरी संस्कृति के सुंदर तत्वों को ग्रहण किया, और चाहे वो समाज के अंदर हो, चाहे वो भाषा के तौर पर हो, और चाहे वो इंपॉर्टेंट तौर पर स्थापत्य कला के तौर पर, या फिर वो इंपॉर्टेंट तौर पर साहित्य के तौर पर, या मैं पूर्णतः कहूं सांस्कृतिक तौर पर हो, वो साथ में एक जुड़ाव जो था वो बढ़ता गया। भारतीय संस्कृति के ग्रहण और संरक्षण का सिद्धांत है कि विध्वंस का नहीं है। यहाँ का मुख्य सिद्धांत जो है वो है जियो और जीने दो का। भारतीय संस्कृति का जो सिद्धांत है, भारत को अपन कहते हैं साहब, भारत की तो बात ही, मैसेज जो है वो वसुधैव कुटुंबकम का। वो बात क्या करता है साहब, जियो और जीने दो। अब सोचो भैया, ऐसी देश, ऐसी संस्कृति, ऐसा समाज और कहां मिलेगा, और इसके लिए हमें देखने को मिलता है कि आत्मसातीकरण जो है पूर्णतः यहाँ पर हुआ। तो ये बात थी साहब स्वर्णिम भारत की।
आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें और इन क्लासेस को निरंतर शेयर कीजिए। अंत में एक ही बात, भारत है मेरी जान और मिशन है मेरा ज्ञान। जय हिंद, जय भारत और जय राजस्थान। थैंक यू सो मच।